आर्किटेक्चर ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। पहले तो डॉट नेट होता क्या है? डॉट नेट एक डेवलपर प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। डॉट नेट सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डॉट नेट में एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कुछ टूल्स हैं और लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज करके अपन अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है? मैनेज्ड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट फॉर विंडोज। विंडोज के लिए एक मैनेज्ड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है जिसके अंदर डॉट नेट में बनी हुई एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट होती हैं। और डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है उसमें जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो भी एप्लीकेशन अपन ने बनाई है वो एप्लीकेशन जब रन होंगी तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो सर्विसेज क्या होती हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। डॉट नेट फ्रेमवर्क के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, तो फर्स्ट कंपोनेंट, और दूसरा डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये एग्जीक्यूट करता है, मतलब ये एक तरह से एग्जीक्यूशन इंजन है। जो आपकी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं वो इसके थ्रू रन होती हैं, ये उसको हैंडल करता है। अब ये जो है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर वाले पैराग्राफ में, वो सर्विसेज क्या होती हैं? थ्रेड मैनेजमेंट, जो मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ चल रहे हैं उनको मैनेज करने का काम। गार्बेज कलेक्शन, मतलब मेमोरी को फ्री करने का काम। एक्सेप्शन हैंडलिंग का वर्क, और इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। ये कौन हैंडल करता है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये डॉट नेट फ्रेमवर्क का पार्ट है। और इसका दूसरा पार्ट होता है क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस, सबसे सिंपल कहें ये क्या होता है? सेट ऑफ एपीआईज, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, जिसका यूज करके आप स्ट्रिंग से रिलेटेड वर्क, डेट से रिलेटेड वर्क, नंबर से रिलेटेड वर्क, डेटाबेस हैंडलिंग से रिलेटेड वर्क, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड वर्क और ड्राइंग से रिलेटेड वर्क कर सकते हो। इसमें सबसे सिंपल अपन समझें तो इसमें बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। उन क्लासेस को आप यूज कर सकते हो। क्लासेस जो होती हैं वो पैकेजेस के अंदर होती हैं, जैसे जावा में तो यहाँ पे क्लासेस होती हैं नेम स्पेसेस के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो? नेम स्पेस के अंदर जो क्लासेस हैं उनको आप यूज कर सकते हो नेम स्पेस को इंपोर्ट करके। अब डॉट नेट एप्लीकेशन जो हैं वो लिखी जाती हैं या तो C# में या F# में या विजुअल बेसिक डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब इसके अंदर जो कोड होता है वो जब अपन कंपाइल करते हैं तो कौन सा कोड बनता है? CIL कोड। जैसे आपने C++ में पढ़ा है कि सोर्स कोड को कंपाइल करने पे ऑब्जेक्ट कोड बनता है, जावा में सोर्स कोड को कंपाइल करने पे बाइट कोड बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जब अपन कोड को कंपाइल करते हैं तो CIL कोड बनता है। और जो CIL कोड है वो स्टोर होता है किसके अंदर? असेंबली के अंदर। जिस फाइल के अंदर स्टोर होता है उसको अपन असेंबली कहते हैं। उस असेंबली का एक्सटेंशन या तो DLL होता है या EXE होता है। इसका सिंपल मतलब है कि जब अपन VB.NET में बने हुए प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो उस केस में DLL या EXE फाइल बनेगी। DLL या EXE एक्सटेंशन की फाइल बनेगी। वो अपने पे डिपेंड करता है कि कौन सी फाइल अपने को बनानी है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और वो जो DLL या EXE फाइल होती है उसके अंदर CIL कोड स्टोर होता है। और CIL कोड जो होता है उसका फुल फॉर्म है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। जब एप्लीकेशन रन होती है
तो रन कौन करता है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जैसा मैंने आपको भी बताया था। तो CLR क्या करता है? असेंबली को एग्जीक्यूट करता है। अब उसके अंदर जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होता है? जो CIL कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो अगर मैंने एक आर्किटेक्चर की मशीन पे उसको रन किया तो उस केस में उसका मशीन कोड अलग होगा। दूसरे आर्किटेक्चर की मशीन पे उसको रन किया तो उसका मशीन कोड अलग होगा। मतलब मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसको कंपाइल कर लिया, कंपाइल करने के बाद मैं जिस मशीन पे उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो उस मशीन पे .NET फ्रेमवर्क का जो CLR है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और वो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो काम में आता है उसको अपन कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। सोर्स कोड वाली फाइल को मैंने कंपाइल किया। सोर्स कोड की फाइल का एक्सटेंशन है .vb, vb.net की बात करें, सोर्स कोड की फाइल का एक्सटेंशन है .vb। जब अपन उसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने पर .dll या .exe फाइल बनेगी। अब .dll या .exe फाइल जो बनी है उसके अंदर स्टोर होता है CIL कोड। फिर उसको रन करना है तो रन करने के लिए क्या चाहिए? CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, काम में आता है। उसके अंदर जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में जो JIT कंपाइलर है वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर उसको रन करता है। नेक्स्ट, .NET फ्रेमवर्क जो है वो जो एप्लीकेशंस रन हो रही हैं उनको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो सर्विसेज क्या होती हैं? मेमोरी मैनेजमेंट पहली सर्विस। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर्स को मेमोरी अलोकेट करनी पड़ती है और मेमोरी रिलीज भी करनी पड़ती है, मतलब फ्री करनी पड़ती है। .NET फ्रेमवर्क के केस में CLR जो है वो ये सब हैंडल करता है। मतलब आप मेमोरी अलोकेट तो करोगे लेकिन फ्री करने का कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ये अपने आप जब भी ऐसी मेमोरी जो कहीं से भी रेफर नहीं की जा सकती है उसको अपने आप फ्री कर देगा। उसके लिए जो फीचर काम में आता है उसको अपन गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। तो पहला फीचर तो हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा होता है कॉमन टाइप सिस्टम। अब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने आज तक पढ़ी हैं, C++ वगैरह, उसमें जो बेसिक टाइप्स होते हैं वो कंपाइलर के थ्रू डिफाइन होते हैं। तो इससे क्रॉस लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी नहीं हो सकती। अब क्रॉस लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है वो अपन देखते हैं अभी। अब .NET फ्रेमवर्क में बेसिक टाइप्स जो हैं वो .NET फ्रेमवर्क के अंदर ही डिफाइन है, तो ये सारी लैंग्वेजेस के लिए कॉमन रहेंगे। अब इसका फायदा क्या है कि मैं जो .NET फ्रेमवर्क में टाइप डिफाइंड है इंटीजर, VB.NET में भी वही होगा, C# में भी वही होगा, F# में भी वही होगा। तो अभी तक जो आपने सुना था कि अपन सॉफ्टवेयर एक सिंगल लैंग्वेज का यूज करके बनाते हैं कि मैंने जावा में सॉफ्टवेयर बनाया या मैंने C++ में सॉफ्टवेयर बनाया। अब आप जो है .NET के केस में अपना सॉफ्टवेयर मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज करके बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर का ये पार्ट, सबसे सिंपल कहें, क्लास क्लास सबने पढ़ी हुई है किसी न किसी लैंग्वेज में। मान लो मैंने एक क्लास VB.NET में बनाई तो मैं उसकी चाइल्ड क्लास C# में बना सकता हूं, या मैंने जो C# में क्लास बनाई है उसको VB.NET के अंदर यूज कर सकता हूं। तो ये जो सारे हैं फीचर्स, इसको अपन क्या कहते हैं? लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी। कि दो लैंग्वेजेस में अपन, मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर अपन एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। एक्सटेंसिव क्लास लाइब्रेरी, अपने को क्या करना है? बहुत ज्यादा कोड मुझे खुद लिखना पड़े इसकी जगह, मुझे कोई भी वर्क करना है उसके लिए मुझे खुद कोड लिखना पड़े, इसकी जगह मैं क्या करूं? एक प्री डिफाइंड क्लास है, प्री डिफाइंड
लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, उनको मैं यूज कर सकता हूँ। तो वो प्री डिफाइंड जो क्लासेस होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। इसके अंदर डेटाबेस हैंडलिंग से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, बेसिक इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, डेट को हैंडल करने के लिए, स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए, सबके लिए प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। क्लासेस के अंदर मेथड्स हैं, आप उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाओ और उनके मेथड्स को कॉल करके सारा वर्क कर सकते हो। और फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ऐप डेवलपमेंट के लिए, जैसे ASP.NET। ASP.NET होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। अगर मुझे वेब एप्लीकेशंस बनानी है, ऐसी एप्लीकेशंस जो ब्राउजर के अंदर रन होंगी, तो उसके लिए मैं ASP.NET यूज करूंगा, ASP.NET वाली लाइब्रेरीज यूज करूंगा। अगर मुझे डेटाबेस हैंडलिंग से रिलेटेड वर्क करना है तो मैं ADO.NET वाली लाइब्रेरी यूज करूंगा। ADO.NET का फुल फॉर्म है एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स। अगर मुझे विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस बनानी है तो मैं WPF लाइब्रेरी मतलब विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन लाइब्रेरी का यूज करूंगा। फिफ्थ पॉइंट है लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी। लैंग्वेज कंपाइलर्स जो भी होते हैं, जैसे VB.NET के लिए अलग कंपाइलर होगा, C# के लिए अलग कंपाइलर होगा। जब अपन प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो इंटरमीडिएट कोड बनेगा जिसको अपन CIL कोड कहते हैं, और जिसको रन कौन करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब ये फीचर अपन यूज करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर मैंने कोई प्रोसीजर बनाया हुआ है किसी एक लैंग्वेज के अंदर तो मैं उसको दूसरी लैंग्वेज में एक्सेस कर सकता हूँ। तो प्रोग्रामर्स जो हैं वो एप्लीकेशंस जो हैं अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में बना सकते हैं। अगर पहले से आपके कुछ क्लासेस बनी हुई हैं VB.NET में, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सॉफ्टवेयर C# में बनाना है, तो आप सॉफ्टवेयर C# में बनाओ, उसमें VB.NET की बनी हुई पहले से बनी हुई क्लास को आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया ही था, वो है लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी। और सिक्स्थ पॉइंट है वर्जन कंपैटिबिलिटी। अब कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें तो एप्लीकेशन जो आपने बनाई है स्पेसिफिक वर्जन में .NET के, उसको आप बिना मॉडिफिकेशंस के नए वर्जन्स में चला सकते हो। तो .NEट फ्रेमवर्क के एक वर्जन का यूज करके मैंने एप्लीकेशन बनाई, तो मैं उसको किसी दूसरे वर्जन में भी चला सकता हूं। फ्यूचर वर्जन्स की बात कर रहे हैं। साइड बाय साइड एग्जीक्यूशन। अब .NET फ्रेमवर्क के केस में क्या हो सकता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के मल्टीपल वर्जन्स आपकी मशीन पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे .NET का पुराना वर्जन आपने इंस्टॉल किया तो उसके साथ का कॉमन लैंग्वेज रन टाइम भी आपकी मशीन पे रहेगा, और .NET फ्रेमवर्क का नया वर्जन आपने इंस्टॉल किया तो वो रहेगा, और उसके साथ का कॉमन लैंग्वेज रन टाइम भी रहेगा। इसका मतलब अपन .NET फ्रेमवर्क के